उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर वक्फ बोर्ड चर्चा के केंद्र में है। वक्फ से जुड़े मुद्दों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है और सभी दल अपने अपने तरीके से इसे चुनावी नजरिए से देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की हालिया राजनीतिक लाइन और बयानबाजी ने इस बहस को नया आयाम दे दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक नीतिगत रुख है या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा। इस बीच तीसरे मोर्चे की संभावनाओं पर भी चर्चाएं तेज है। क्या विपक्ष नए राजनीतिक समीकरण गढ़ने की कोशिश कर रहा है या ये सिर्फ चुनावी दबाव बनाने की कवायद है। दूसरी तरफ बीजेपी इस पूरे मुद्दे को अपने राजनीतिक नजरिए से देख रही है और इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर विपक्ष पर निशाना साध रही है, जबकि विपक्ष सरकार पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि वक्फ बोर्ड का मुद्दा उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात पर नया मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। क्या इससे 2027 के चुनावी समीकरण बदलेंगे या ये बहस सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहेगी। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे अपने इस खास शो में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं यूपी का मुसलमान। उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासत का केंद्र एक बार फिर धर्म और पहचान से जुड़ चुका है। वक्फ बोर्ड, बाबर और कब्रिस्तान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। सत्ता और विपक्ष इन मुद्दों पर आमने सामने हैं और दोनों अपने अपने राजनीतिक तर्कों के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी में जुटे हैं। हाल के दिनों में वक्फ से जुड़े मामलों, ऐतिहासिक विरासत और कब्रिस्तान की जमीनों को लेकर कई राजनीतिक बयान सामने आए। मौलाना गैंग इस पर खुलकर अब मैदान में आ चुका है। मुस्लिम संगठन और मुस्लिम नेता मौलाना सब के सब मस्जिद, मदरसों, कब्रिस्तानों और बुलडोजर एक्शन पर चिल्ला रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिन्हें ये मुस्लिम वोट देते हैं या अखिलेश यादव, वो इस पर खामोश हैं। वक्फ में बदलाव और दो गैर मुस्लिमों की वक्फ में एंट्री पर अब तक अखिलेश यादव ने अपना मुंह नहीं खोला है, जिस पर मौलाना गैंग अखिलेश के साथ अब बड़ा खेल कर सकता है। यानी वक्फ बोर्ड ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। भारतीय जनता पार्टी वक्फ जैसे मुद्दों को कानून, पारदर्शिता और जमीन मैनेजमेंट से जोड़कर पेश कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष बीजेपी पर धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहा। विपक्ष का कहना है कि जनता के असली मुद्दे रोजगार, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य से ध्यान हटाने के लिए ऐसे मुद्दों को उछाला जा रहा है। राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे हमेशा चुनावी मुद्दों का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में वक्फ, बाबर और कब्रिस्तान से जुड़े विवाद आने वाले चुनावों में राजनीतिक दलों की रणनीति का अहम हिस्सा है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता इन मुद्दों को कितना महत्व देते हैं और विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे सवाल चुनावी बहस में कितनी जगह बना पाते हैं। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात पर सियासी जंग में वक्फ फिर से एक अहम रोल अदा करता नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में इन मुद्दों पर बयानबाजी और राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है, क्या ये मुद्दे असल में 2027 चुनाव का निर्णायक एजेंडा बनेंगे या फिर जनता अपने मतदान का आधार दूसरे स्थानीय और विकास से जुड़े मुद्दों को बनाएगी। वक्फ बोर्ड का मास्टर स्ट्रोक, यूपी में बदली चुनावी चाल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वक्फ बोर्ड एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। जैसे जैसे 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वक्फ से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो रही है। यानी मौलाना अपने बिलों से बाहर आ रहे हैं और इस पर अपना अपना नजरिया पेश कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि वक्फ बोर्ड का मुद्दा उत्तर प्रदेश की चुनावी चाल बदलने वाला है। ये नया मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। बीजेपी लंबे वक्त से वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी और उसकी गड़बड़ियों को मुद्दा बनाती रही है। बीजेपी का साफ कहना है कि वक्फ से जुड़ी व्यवस्थाओं में सुधार और जवाबदेही जरूरी है, इसलिए वक्फ पर बदलाव होकर रहेगा और जिस तरह से सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ है उसे कब्जा मुक्त भी करना है। पार्टी इसे सुशासन और समान कानून के दायरे में रखकर जनता के सामने पेश कर रही है। वक्फ बोर्ड पर छिड़ी बहस कई समुदायों के बीच अलग अलग राजनीतिक संदेश देने का जरिया बन चुकी है। फिलहाल वक्फ बोर्ड को लेकर सियासत अपने चरम पर है। बयान, आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक रणनीतियां लगातार बदल रही हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या ये मुद्दा 2027 विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए चुनावी बढ़त दिलाने वाला साबित होगा या विपक्ष इसे अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब रहेगी। इतना तय है कि यूपी की राजनीति में वक्फ बोर्ड का मुद्दा आने वाले दिनों में
चुनावी मुद्दा तो बन चुका है और इसकी गूंज विधानसभा में सुनाई देगी। योगी ने कैसे सपा के नैरेटिव को घेरा? जब राम मंदिर में गड़बड़ी का मुद्दा सामने आया तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया। दोनों दलों ने पहली बार खुद को राम और सनातन की राजनीति के करीब दिखाने की कोशिश की, यानी अलग तरह की पैंतरेबाजी। ना दलों पर लंबे वक्त तक खुले मन से राम का नाम लेने से बचने के आरोप लगते रहे, वो अचानक राम मंदिर और हिंदू आस्था के सबसे बड़े पक्षधर के रूप में सामने आने लगे। चंदे में गड़बड़ी, चोरी जैसी खबरें लोगों की भावनाओं को प्रभावित करने वाली थी, इसलिए इस मुद्दे को तेजी से तूल दिया गया। समाजवादी पार्टी को लगा ये ऐसा मुद्दा है जिसके सहारे बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत को ही कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। आखिर बीजेपी की पूरी वैचारिक यात्रा राम मंदिर आंदोलन के इर्द गिर्द विकसित हुई। दूसरी तरफ शुरुआती दिनों में बीजेपी और आरएसएस की तरफ से इस पर ज्यादा आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं आई। विपक्ष को लगा कि उसने बीजेपी को डिफेंसिव मूड में ला दिया है, लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला और पूरी बहस की दिशा ही बदल के रख दी। वक्फ के मुद्दे पर पलटवार। योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया, जो समाजवादी पार्टी आज राम मंदिर के नाम पर हिंदू आस्था की बात कर रही है, वही पार्टी वक्फ की जमीनों के गलत इस्तेमाल पर चुप क्यों है? उन्होंने तीखे अंदाज में पूछा, हजारों हेक्टेयर जमीन जो गरीबों, कमजोर वर्गों और सार्वजनिक इस्तेमाल के काम आ सकती थी, वो वक्फ के नाम पर चली गई या उन्हें बेच दी गई। उस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कभी कोई सवाल क्यों नहीं उठाया? यानी योगी ने बहस को सिर्फ राम मंदिर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे व्यापक हिंदू आस्था और तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया। यानी ये ऐसा राम मंदिर पर पहला झटका था जिसे वक्फ पर समाजवादी पार्टी घिर गई। योगी के सवालों ने बदला नैरेटिव। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी के पूरे राजनीतिक इतिहास को बहस के केंद्र में ला दिया। उन्होंने अयोध्या में राम भक्तों पर चली गोलियों की याद दिलाई, कांवड़ यात्रा पर लगाए गए प्रतिबंधों का जिक्र किया, अवैध बूचड़खानों, गो तस्करी, कब्रिस्तानों की चारदीवारी के लिए सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल और पुराने मुद्दों को भी सामने लाकर रख दिया। बहस अब सिर्फ चोरी या दान चोरी में गड़बड़ी तक सीमित नहीं रही। योगी ने इसे सीधे सीधे समाजवादी पार्टी की वैचारिक विश्वसनीयता से जोड़ दिया। उनका संदेश साफ था, जो 10 सालों तक राम मंदिर आंदोलन का विरोध करता रहा, वो अचानक राम मंदिर का सबसे बड़ा हितैषी बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? यानी पूरी तरह से अखिलेश यादव अपने ही जाल में फंस गए। कृष्ण जन्मभूमि और बाबरी पर सपा घिरी। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के सामने 2 सवाल खड़े कर दिए, जिनका राजनीतिक जवाब देना उनके लिए आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव का सनातन प्रेम जाग गया है तो वो खुद को सनातनी बताना चाहते हैं, तो फिर उन्हें कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। इसके साथ ही योगी लगातार बाबरी मस्जिद के मुद्दे का जिक्र भी करते रहे। उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी का पुराना रुख आज भी नहीं बदला और वो राम मंदिर के मुद्दे पर उसी मानसिकता के साथ राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से देखें तो ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं है। अगर वो बाबरी मस्जिद को लेकर खुलकर कोई पक्ष लेती है तो उसके पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक पर सीधा असर पड़ सकता है। वहीं कृष्ण जन्मभूमि पर अगर समर्थन देने की स्थिति में भी उसके सामने राजनीतिक दुविधा खड़ी हो सकती है। यही वजह है कि बीजेपी बार बार इन मुद्दों को बहस के केंद्र में ला रही है और वक्फ बोर्ड भी इस बहस का केंद्र बन चुका है। सपा का मुद्दा कमजोर क्यों पड़ा? राजनीतिक नजरिए से देखें, यही वो मोड़ है जहां समाजवादी पार्टी का नैरेटिव कमजोर दिखाई देता है, क्योंकि सपा जिस बहस को भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी तक सीमित रखना चाहती थी, योगी आदित्यनाथ उसे राम भक्त बनाम राम विरोधी राजनीति की बहस में बदलने में सफल नजर आते हैं। योगी के तेवर का राजनीतिक असर। योगी आदित्यनाथ के इस आक्रामक रुख का असर अब राजनीतिक बहस में भी दिखाई देने लगा। समाजवादी पार्टी के पुराने बयान फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। मुलायम सिंह यादव से लेकर रामगोपाल यादव तक के राम मंदिर से जुड़े पुराने बयान फिर चर्चा में आ गए। संसद में राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी का विरोध का जिक्र हुआ। सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछा गया कि जो लोग कभी राम के अस्तित्व या राम मंदिर आंदोलन को लेकर अलग रुख रखते थे, उनका राम प्रेम अचानक अब क्यों दिखाई दे रहा है? बहस ये भी हो रही है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसकी भव्यता की चर्चा थी, तब समाजवादी पार्टी ने सकारात्मक राजनीति क्यों नहीं की? अब जब गड़बड़ी का मुद्दा सामने आया, तब भी राम और आस्था की बात क्यों की जा रही है? यही समाजवादी पार्टी के सामने बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी करती है, क्योंकि अगर वो सिर्फ गड़बड़ियों की बात करते तो बीजेपी उसके सामने उसके पुराने राजनीतिक रिकॉर्ड की पूरी फाइल खोल के रख देती। राम भक्तों पर गोलीकांड से लेकर मंदिर आंदोलन तक हर मुद्दा फिर चर्चा में आ जाता है। ऐसे में बहस जो है
वो अब अतीत तक पहुंच गई है और यही बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम में सियासी बढ़त फिलहाल योगी आदित्यनाथ के पक्ष में जाती हुई नजर आती है। समाजवादी पार्टी ने जिस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की शुरुआत की थी, उसी बहस में अब उसे अपने पुराने राजनीतिक फैसलों, राम मंदिर आंदोलन के दौर के और हिंदुत्व से जुड़े अपने पुराने रिकॉर्ड पर सफाई देनी पड़ रही है। और इस बीच जिस तरह से मुसलमानों का रुख और मुस्लिम संगठनों ने अखिलेश यादव को लेकर अपने रुख में तब्दीली लेकर आए हैं, उससे भी साफ हो जाता है कि अब इस बार मुस्लिम वोट बैंक जो है वो अब थर्ड फ्रंट की तरफ भी जा सकता है, यानी ओवैसी, चंद्रशेखर रावण, और अगर फ्यूचर में एक और फ्रंट बनता है तो ये सारा वोट उस तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। यानी इस बार 2027 चुनाव में मौलाना अखिलेश यादव को झटका देने के साथ साथ उनके पैरों तले जमीन जो है उसे खींचने का पूरा प्लान बना चुके हैं। वक्फ बोर्ड पर जितना अखिलेश यादव खामोश रहते हैं वो भी उनके लिए नुकसानदायक है। अगर वो खुलकर बोलते हैं तो भी उनके लिए कह सकते हैं कि एक तरह से आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति बन चुकी है। मौलाना और मुस्लिम संगठन अब अखिलेश के खिलाफ एक तरह से खुला मोर्चा और एक पूरा जो रणनीति है वो तैयार कर चुके हैं, जिसमें अब अखिलेश यादव अपनी ही बनाई रणनीति में बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ यूपी का मुसलमान में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।